हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की एक वन शॉट वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग केमिस्ट्री में 95% नंबर लाना चाहते हैं तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं केमिस्ट्री में आप 95% नंबर जरूर पक्के करके आओगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब पूरी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में खत्म होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। मतलब अच्छे चालकत्व वाले जो विलयन होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे विद्युत अपघट्य होते हैं, या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य, या उत्प्रेरक, या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप यहाँ पर बता देंगे कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि कौन से अणुसंख्य गुणधर्म हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, वाष्प दाब, अवनमन और हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सभी जो है अणुसंख्य गुणधर्म हैं। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव होता है ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है, तो आप बताएंगे पृष्ठ तनाव नहीं है। बाकी के परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये सारे जो हैं ये अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध है। प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और यहाँ पर प्रथम कोट की अभिक्रिया और शून्य कोट की अभिक्रिया का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध होता है T1/2 बराबर 0.693/K। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो T1/2 बराबर 0.693/K होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 के लिए R बराबर KH2O2 है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है? तो अभिक्रिया दिया गया है शून्य कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, या फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया, या फिर तृतीय कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है वही ये उदाहरण दिया गया है, यानी 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2, ये जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण पूछ लेता है, तब आपको यही उदाहरण देना है। ठीक है, तो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं अगली अभिक्रिया की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। जैसे इसमें कहा गया है कि प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, यानी कि प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे गाटरमान अभिक्रिया हो गई, सैंडमायर अभिक्रिया हो गई,
कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गई या फिर डाई एजोटीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में, तो प्राथमिक एमीन में मतलब आ जाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक एमीन लिखा है, यहाँ पर कार्बिल एमीन लिखा है, मतलब यहाँ पर कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है वो प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें जो एक होते हैं, मतलब क्या, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं, तो आप बताएंगे एक एल्कोहलिक समूह होता है। किस में होता है? तो ग्लूकोज में होता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले हमारे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलराउस नियम क्या होता है मैंने कई बार आपको करवाया है, लेकिन मेरा काम है जब वन शॉट वीडियो है तो उस सब में यही करवाऊंगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलराउस नियम क्या होता है, हम इसमें लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है वो अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने इसमें आपको कई बार NaCl का उदाहरण लेकर करवाया है। जैसे NaCl बराबर क्या होता है, NaCl बराबर होता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। मतलब NaCl लेंगे तो NaCl प्लस होता है Na और Cl होता है माइनस में। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस प्रकार से इसमें लिया जाता है। क्लियर हो गया? ये आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण एक पूछी जाती है, ये समीकरण है निर्नष्ट समीकरण क्या होती है। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछी गई है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो निर्नष्ट समीकरण क्या हो गई, जो विलयन और यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के मध्य सांद्रण को दर्शाती है वो नष्ट समीकरण कहलाती है। ठीक है, समीकरण ये होती है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10⁻1 अपॉन M प्लस। तो ये हो जाएगी निर्नष्ट समीकरण। इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो आते हैं उनको रिपीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें हम लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो इसमें हम लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है।
मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य अभिक्रिया की कोट क्या होगी। जैसे आपने बताया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, तो ये कोट है क्या? तो कोट ये होती है कि अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। ठीक है, क्लियर हुआ कोट क्या होती है? तो अब आपसे कोट से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, हमने आपको शून्य कोट और प्रथम कोट और कोट ये सारी चीजें बता दी हैं कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए वेग नियम होता है एक ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। क्या कहा गया इसमें? कह रहा है कि ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग नियम लिखा जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इनको जरूर तैयार करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पर और इनको याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हीलियम के दो उपयोग लिखिए। हीलियम हो गया और नियान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके सबके उपयोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हीलियम के दो उपयोग कौन से हैं? तो पहला उपयोग होता है गुब्बारों में तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। दूसरा उपयोग इसका होता है गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाया जाता है। मतलब अगर हीलियम के उपयोग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गुब्बारों में और वायुयानों के टायरों में, और गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम मिलाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में इसका भी लॉन्ग आंसर हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ एक नंबर में आया है, जैसे लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकदंती लिगेंड, दूसरा है द्विदंती लिगेंड और तीसरा होता है बहुदंती लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन? एकदंती, द्विदंती और बहुदंती। ठीक है, क्लियर है? तो लिगेंड से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है कि एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं, बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं। तो फिलहाल इसको हम अति लघुत्तरी में कर रहे हैं, तो फिलहाल इसमें इतना ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया गया है टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। टालेन अभिकर्मक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहे जो अनसॉल्व्ड देख लीजिए या फिर गेस पेपर देख लीजिए। ठीक है, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिलने वाला है। टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। क्या कहा गया कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। कभी कभी सिर्फ इतना पूछता है टालेन अभिकर्मक क्या है, तब आपको क्या कहना है कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो होता है वो टालेन अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसकी ग्लूकोज के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण में या फिर सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है CHOH का होल फॉर CH2OH प्लस Ag2O, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट विलयन, इसको कहते हैं टालेन अभिकर्मक। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट विलयन या फिर टालेन अभिकर्मक। तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ से प्राप्त होता है COOH CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है,
प्लस हो जाएगा 2Ag। यहाँ पर सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि सिल्वर के काले अवक्षेप में बदल जाता है, या फिर इसको रजत दर्पण भी बोलते हैं। तो रजत दर्पण प्राप्त करने की समीकरण पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है, काला अवक्षेप पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है, और टालेन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है। तो एक क्वेश्चन से हमने 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको एक ही में सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको जैसे भी पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, समझाइए, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी न्यूक्लिक अम्ल भी करवा रहे हैं, पहले प्रोटीन का विकृतीकरण देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है और समझाइए। जैसे क्वेश्चन मिला आपको, तो आपको लिखना है कि जब प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म की जाती है या इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो इनका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। और विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। ये हो जाएगा प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। क्या बताया गया कि जब प्रोटीन जलीय विलयन के साथ गर्म की जाती है या इसमें अम्ल या प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो इनका अवक्षेपण हो जाता है, और अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? और विकृतीकरण के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी, जबकि 1 डिग्री संरचना अप्रभावित यानी कि नष्ट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट में। और यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल हम बता देते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। ये केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी वीडियोज आपको मिलती रहें, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।